राष्ट्रपति ने मंजूर किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। स्वास्थ्य कारणों के हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने कल दिया था इस्तीफा। विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र का दूसरा दिन। सदन की कार्यवाही लगातार हुई बाधित। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, चर्चा को लेकर विपक्ष अपना रहा है दोहरा मापदंड। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने के दिए निर्देश। कहा, मरम्मत एवं विकास कार्यों को समय से करें पूरा। और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा, भविष्य की जरूरतों के लिए समाचार कक्ष में एआई संचालित समाधानों का किया जा रहा परीक्षण। एआई का विकास समाचार व प्रसारण उद्योग को दे रहा नया आकार। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बताई हैं। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया, जिसे राष्ट्रपति की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर जानकारी दी है। सदन में पीठासन सदस्य घनश्याम तिवारी ने इसकी घोषणा की। The Ministry of Home Affairs wide notification at 22/7/25 has conveyed the resignation of Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankad, under Article 67A of the Constitution with immediate effect. इससे पहले जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्तीफा पत्र पोस्ट करते हुए कहा था कि स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए वे संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति एवं अभूतपूर्व विकास को देखना और उसमें भाग लेना उनके लिए सौभाग्य एवं संतुष्टि की बात रही है। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति के प्रति उनके अटूट समर्थन और कार्यकाल के दौरान सुखद और अद्भुत कार्य संबंधों के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने आगे कहा कि वे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा है। संसद के सभी सदस्यों से मिले विश्वास और स्नेह हमेशा उनकी स्मृति में रहेंगे। राष्ट्र के इतिहास के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना उनके लिए एक सच्चा सम्मान रहा है। उन्होंने भारत के वैश्विक उत्थान और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हुए देश के उज्जवल भविष्य में अटूट विश्वास जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कई भूमिकाओं में जगदीप धनखड़ की देश सेवा को सराहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बार स्थगित हुई और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में जारी SIR पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार हंगामा कर रहा था। लोकसभा में सुबह कार्रवाई की शुरुआत में अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को हंगामे के दौरान नारेबाजी नहीं करने और तख्तियां लेकर नहीं आने के लिए कहा, लेकिन बार बार कहने पर भी हंगामा जारी रहने के चलते कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे भी कार्रवाई नहीं चली और सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित हुआ। दूसरी ओर राज्यसभा में आज उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही प्रारंभ की। उच्च सदन में यह गतिरोध बना रहा। इसी बीच संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से सदन को चलने का अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों के अनुरूप चर्चा को तैयार है, फिर भी विपक्ष दोहरे मानदंड अपना रहा है। उन्होंने लोकसभा में 2 बार के स्थगन के बाद विपक्ष से अनुरोध किया कि वे सदन को चलने दें। उन्होंने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा हुई थी, जिसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में ऑपरेशन सिंदूर पर किस नियम के तहत कितनी देर चर्चा होनी है तय किया गया है। एक साथ सभी मुद्दों पर चर्चा संभव नहीं है। देश के करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। हम लोगों ने कभी किसी विषय पे चर्चा का फाइनल निर्णय हम लोगों ने बीएससी में पूरा अभी फाइनल नहीं किया गया। बीएससी में ये चर्चा हुई थी कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी,
और उसका समय भी तय किया गया है। अब एक साथ में सारे मुद्दे को चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? जबकि उन्होंने भी एग्री किया है, हमने टाइम भी फिक्स कर चुका है, किस नियम पे चर्चा करना है उसका फाइनल करना है। हर समय यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरुद्ध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूँ। चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में सड़क तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अंतर्राज्यीय सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। वे कल चंडीगढ़ में सड़कों के नवीनीकरण और मरम्मत से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में प्रवेश करने वाली सभी सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों की मरम्मत एवं विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विकसित की जा रही मोबाइल ऐप की प्रगति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि हर विभाग अपनी अपनी सभी सड़कों को 100% चिन्हित कर जल्दी से जल्दी ऐप पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि मोबाइल ऐप सरल होनी चाहिए ताकि आमजन उसका आसानी से उपयोग कर सके। इस एप्लीकेशन में आमजन प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों या सड़कों में गड्ढों की शिकायत दर्ज कर सकेंगे और इसका जल्द निपटान सुनिश्चित करते हुए सड़कों का सुधार किया जा सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने आज करनाल में घरौंडा विधानसभा के लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके उचित समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के लिए विधानसभा की पूरी तैयारी है। जब भी सरकार का प्रस्ताव आएगा तो सत्र अच्छे तरीके से चले और उसमें विधायी कार्यों को सही तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सत्र के दौरान हर विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा कराना शुरू से ही प्राथमिकता रही है। जितनी सार्थक चर्चा होगी उतने ही अच्छे समाधान निकलेंगे। मॉनसून सत्र आने वाले दिनों में जैसे ही सरकार की तरफ से प्रस्ताव आएगा, हरियाणा विधानसभा की पूरी तैयारी है कि जब भी सरकार कैबिनेट में की मीटिंग अगले दिनों में होगी या जब भी वो इस प्रकार का प्रस्ताव भेजेंगे तो हम अच्छे तरीके से सत्र हो और जो भी एक सत्र के अंदर ज़रूरतें होती हैं, जो भी विधायी कार्य होते हैं, वो सही तरीके से आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो, हर विषय पर चर्चा हो। वो मेरी प्राथमिकता शुरू से रही है, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि जितनी सार्थक चर्चा होगी उतने ही अच्छे समाधान निकलेंगे, उतने अच्छे निर्णय होंगे और हम उस दिशा में आगे लगातार बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उनका क्षेत्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा है। पिछले प्लान में जो भी विकास कार्य अधूरे थे वे आगे बढ़े हैं। अगले वर्षों में भी बचे हुए कार्यों को पूरा किया जाएगा, साथ ही नए कार्य भी होंगे। प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष शपथ लेने के बाद कल पंचकूला के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर में परिवार के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ महामाई का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह सम्मान के तौर पर भेंट किया। जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इसी बीच राज्यपाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही सोचा था कि शपथ ग्रहण के बाद माता मनसा देवी के मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम लोगों के जन कल्याण के लिए मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। राज्यपाल ने आगे कहा कि वे सभी चीज़ों को समझते हुए आने वाले समय में फीडबैक लेंगे और सबसे बड़े संवैधानिक पद के तहत अपना कार्य करेंगे। तो आई एम श्योर हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो अच्छा काम कर रहे हैं और आपका साधारण नागरिक का वेलफेयर के लिए हमारा चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं। आया है हरियाणा का प्रॉब्लम हमको समझने हुए आपका पब्लिक को बहुत ऑर्गेनाइजेशन से हम फीडबैक लेंगे। उसी बात एज कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो करने का हमारा अधिकार है
वो कार्य मैं करेंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि अच्छी शिक्षा ही देश का भविष्य तय करती है। उन्होंने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर संघ चालक गुरुजी के नाम पर कुरुक्षेत्र के गीता निकेतन आवासीय विद्यालय में एक सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि गीता निकेतन आवासीय विद्यालय संस्कार आधारित शिक्षा प्रदान कर रहा है। विद्यार्थी इस देश का भविष्य हैं और वे अच्छी शिक्षा की बदौलत ही अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। कि आप एक ऐसे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिसका लक्ष्य ही बहुत शानदार है। पता है इस स्कूल का लक्ष्य क्या है? सबसे पवित्र काम करके समाज को देना। क्या? मनुष्य निर्माण करना। यही काम है इस स्कूल का। व्यक्तित्व का निर्माण करना। हम जो यहां पर बहन और भाई बैठे हैं, हम आने वाले दिनों में परिवार के सपनों के साथ साथ अपने सपनों के साथ साथ भारत माता के झंडे को दुनिया में ऊंचा करना है, बुलंद करना, ये हमारा काम है। विद्या भारती के उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री विजय नड्डा ने कहा कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें अच्छा स्कूल, अच्छी शिक्षा और अच्छा पुस्तकालय उपलब्ध नहीं हो पाता। इस पुस्तकालय की स्थापना एक बड़ी और सार्थक पहल है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इंटरनेट के इस आधुनिक युग में हमारे बच्चों में पुस्तक पढ़ने की रुचि कम हो रही है, इसलिए इस विषय पर हमें ध्यान देना होगा। ऐसी भी स्थिति देश में पहले रही है और आज भी ऐसी स्थिति है दुर्भाग्य से कि आज भी हमारे करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छा विद्यालय, अच्छा पुस्तकालय उपलब्ध नहीं है। इसलिए विद्या मंदिर परिवार का यह प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय है कि हमारे सभी छात्र साथियों को जिनको अपने विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय उपलब्ध नहीं हो पाता है, उनको भी एक अच्छा पुस्तकालय मिले। आज सभी बच्चों के अभिभावक और शिक्षक चिंतित है कि उनका स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है और ग्रीन टाइम घटता जा रहा है। ये ठीक है कि डिजिटल लाइब्रेरी भी यहाँ प्रारंभ होगी, लेकिन डिजिटल के साथ साथ जो हमारी पुस्तकें हैं उनका कोई विकल्प नहीं है। कॉमन सर्विस सेंटर के 16 वर्ष पूरे होने पर आज पंचकूला में CSC दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने शिरकत की। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी उपस्थित रहे। इस मौके पर CSC संचालकों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि CSC सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने संचालकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका उल्लेखनीय है। करोड़ों लोगों ने CSC के माध्यम से योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन को बेहतर बनाया है। शिक्षा मंत्री ने सभी CNC सेंटर संचालकों को बधाई देते हुए कहा कि योजनाओं को गांव स्तर तक पहुंचाने में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोग जिनको सरकार की योजनाओं का नहीं पता होता, कई बार वो जो वंचित रहते रहे, वो गांव में उनके घर के पास होने की वजह से पूछ लेते हैं कि भाई मेरे पास पीला कार्ड है, मेरे पे हरा कार्ड है, मेरे पे जमीन नहीं है, मेरे पे 3 बालक है, मेरे पे 2 बेटियां हैं, मेरे परिवार में कोई अनहोनी घटना घट गई, तो उसमें क्या लाभ मुझे और सरकार की योजनाएं क्या है वो बताओ। उनको बताना, उनको कागज पत्र लेकर उसको करके देना, बहुत बड़ा काम इनके माध्यम से ये हो रहा है। इसकी शुरुआत होगी और इसकी निश्चित जानकारी आप सबको जल्दी इसमें दे दी जाएगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये खेल होंगे और इसमें कई हजार युवा हरियाणा प्रदेश इस खेल महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। इसका भव्य और दिव्य आयोजन हरियाणा प्रदेश की खिलाड़ियों के लिए।
इस मौके पर सीईटी परीक्षा की तैयारियों को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि चाहे परिवहन से लेकर केंद्र तक की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि गीता से प्राप्त शिक्षाप्रद बातें पहले से ही नैतिक शिक्षा की पुस्तक के माध्यम से पढ़ाई जा रही हैं, तो वहीं विद्यार्थियों की कक्षा के अनुसार उनको गीता के श्लोक पढ़ाने और इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार करने पर विचार हो रहा है। नैतिक शिक्षा में 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए एक अलग किताब, 9वीं, 10वीं के लिए अलग किताब और 11वीं, 12वीं के लिए अलग किताब। बच्चे की उम्र के हिसाब से, उसके बौद्धिक विकास के हिसाब से कौन से श्लोक कहाँ पर बैठते, ऐसा शिक्षाविदों के साथ मिलकर तो तय किए गए थे, वो हम पढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं है, जो बाकी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, हमारे ग्रंथ हैं, चाहे रामायण चाहे दूसरे हैं, जो भी प्रेरणादायी प्रेरक है वो भी हमने लिए और लेकर उनको भी पढ़ाया। तो हरियाणा में भी उसको पाठ्यक्रम की बात बोली तो नैतिक शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम ऑलरेडी है, मगर उसको पूर्ण रूप से लागू करने की जो बात है उसमें पुनर्विचार करके आगे इसको कितना बढ़ा के करना है, इस पर जरूर हम लोगों को आगे बात करनी है और हम लोग इस पे करेंगे। प्रदेश में आगामी 26 और 27 जुलाई को होने वाले सीईटी परीक्षा के लिए परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी की है। यमुनानगर में परीक्षा के लिए परिवहन विभाग की 150 बसें निःशुल्क रहेंगी। वहीं निजी स्कूलों एवं परिवहन समितियों की 250 बसें भी इस कार्य के लिए लगाई गई हैं। विद्यार्थियों से कहा गया है कि वे बस सेवा के लिए ऐप डाउनलोड कर अपने आप को रजिस्टर करें। रोडवेज महाप्रबंधक संजय रावल ने बताया कि पूरे प्रदेश में अभी तक 4 लाख विद्यार्थियों ने परिवहन सेवा का लाभ लेने के लिए अपने आप को पंजीकृत किया है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को गांव से ले जाया जाएगा और चंडीगढ़ परीक्षा केंद्रों में छोड़ा जाएगा। परीक्षा समाप्त होने पर उन्हें चंडीगढ़ से गांव तक वापस भी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीज त्यौहार के लिए भी व्यवस्था की गई है, इसके लिए 40 से 50 बसें आरक्षित की गई हैं। हमारे यहाँ प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी की हुई है। तो सेंटर्स की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे 34 लोकेशन हैं और 47 सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन की तैयारी की जहाँ तक बात हमारी, तो हमने 2 तरह से तैयारी की है हमारे यहाँ बच्चों को। जो बच्चे हमारे यहाँ से चंडीगढ़ एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, मैं आपको बता दूँ कि यमुनानगर के सभी बच्चों के एग्ज़ाम चंडीगढ़ में ही होने हैं, एक ही जगह सेंटर है केवल चंडीगढ़ में, ठीक है। तो पर शिफ्ट लगभग 8,500 बच्चे जाएंगे। तो टोटल 2 दिनों में यहाँ से लगभग 35 से 36 हज़ार बच्चा चंडीगढ़ एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा। तो बच्चों को चंडीगढ़ स्मूथली छोड़ने के लिए हमने जो प्लान किया है वो हमने यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्लस्टर बनाए हैं। फिर वहाँ पार्किंग की सुविधा बनी हुई है चंडीगढ़ में सेक्टर 17 और 34 में। वो सभी जगह बच्चों को सेंटर पे छोड़ते हुए और बस सारी पार्क हो जाएंगी सेक्टर 17 में, सेक्टर 34 में। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा वो बच्चों को लेते हुए और उन्हीं जहाँ से उन्होंने पिक किया था बच्चों को, वहाँ उनको छोड़ देंगे। 26 और 27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा के लिए भिवानी रोडवेज ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रोडवेज महाप्रबंधक दीपक कुंडू ने बताया कि सरकार के निर्देश पर भिवानी से 5 जिलों रोहतक, महेंद्रगढ़, हिसार, सोनीपत और दादरी में बसें भेजी जाएंगी। दीपक कुंडू ने बताया कि सबसे ज़्यादा छात्र रोहतक और महेंद्रगढ़ में परीक्षा देंगे। एक शिफ्ट में 428 बसें चलेंगी। वहीं हिसार से 14,000 से ज़्यादा विद्यार्थी भिवानी में परीक्षा देंगे, जिसके लिए 36 लोकेशन पर 50 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसके लिए जो भिवानी डिपो से विद्यार्थी जाएंगे वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, जिसमें से पहला रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, दादरी डिस्ट्रिक्ट है, हिसार और सोनीपत। तो सबसे ज्यादा बच्चे हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर अपने महेंद्रगढ़, नारनौल डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, जिनकी संख्या 7711 के करीब है। इसके अलावा 269 हिसार में, 872 सोनीपत में और 700 के करीब अपने दादरी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। इसके लिए हमने बसों का इंतजाम कर रखा है। हरियाणा रोडवेज के साथ साथ हमने आरटीए से भी हेल्प ली है। इसके लिए टोटल एक शिफ्ट में 428 बसों का इंतजाम कर रहा है, जो 500 डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगी। जो भिवानी में 36 लोकेशन के ऊपर 56 सेंटर्स के अंदर उनका एग्जाम है। इसके लिए हमने
अपनी शटल सर्विस स्टार्ट की हुई है, जिसमें 23 बसें तो हरियाणा रोडवेज की मिनी बसें लगाई हुई हैं और 100 बसें आरटीए डिपार्टमेंट से हायर करके हमने शटल सर्विस स्टार्ट की है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के लिए ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, जिसकी अंतिम तारीख 25 जुलाई है। ज़रूरत पड़ने पर बसें और भी लगाई जाएंगी। परीक्षार्थी के साथ एक परिजन फ्री में यात्रा कर सकता है। सुबह की शिफ्ट के लिए बसें 5:30 पर रवाना होंगी। ऊना के अंब अदौरा से हिसार के रायपुर के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन का ठहराव टोहाना में शुरू हो गया है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा की शुरुआत की। यह ट्रेन भाखड़ा विस्थापित परिवारों को समर्पित है और फतेहाबाद जिले के लोगों के लिए ये सुविधा सस्ती और सुविधाजनक साबित होगी। यह ट्रेन टोहाना में 2 मिनट के लिए रुकेगी, जहां से यात्री ट्रेन में चढ़कर उतर सकेंगे। अब अंदौरा से चलकर ये ट्रेन रात्रि 10:16 पर टोहाना पहुंचेगी। वापसी में ये रायपुर से चलकर सुबह 4:04 पर टोहाना में ठहराव करेगी। यह ट्रेन हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ को हरियाणा से जोड़ती है। इस मौके पर सांसद सुभाष बराला ने इसे संकल्प से सिद्धि नीति का उदाहरण बताया और रेलवे में हो रहे विकास पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इससे फतेहाबाद के लोगों को फायदा मिलेगा। स्थानीय निवासी राजकुमार और सुरेश कुमार ने बताया कि अब लुधियाना और पटियाला जैसे शहरों तक जाना आसान और किफ़ायती होगा। इंदौरा मेमो रेलगाड़ी का ठहराव जो हमारे टोहाना में हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये ट्रेन हमारे टोहाना और इसके आसपास के क्षेत्र के लिए भविष्य के अंदर बहुत लाभकारी होगी और वो समझ के आधार पर इन कामों को आगे बढ़वा के इनका समाधान करवा के टोहाना वासियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे चंडीगढ़ वगैरह में पढ़ते थे, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये ट्रेन हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगी टोहाना वासियों के लिए और खास करके व्यापारियों के लिए, जिनको चंडीगढ़ अप डाउन करना पड़ता था, उनके लिए बहुत बड़ी सौगात जो सरकार ने दी। क्योंकि इससे क्या होता था, जो छोटे व्यापारी होते थे उनको अपना माल ले जाने में काफ़ी परेशानी होती थी। अब ये अपना माल आसानी से ट्रेन के जरिए वहाँ पे ले जा सकते हैं सीधा, और इससे कि उन्हें पैसे की बचत होगी और टाइम की बचत होगी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष गौरव द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समाचार कक्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित समाधानों का परीक्षण कर रहा है। उन्होंने कंबोडिया के सीएम रीप में आयोजित 20वें एशियाई मीडिया सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेज़ी से विकास समाचार व प्रसारण उद्योग को नया आकार दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए प्रसार भारती ने सटीकता और गति के साथ कंटेंट क्यूरेशन को स्वचालित करने के साथ ही तथ्य जांच को बढ़ाना और श्रोताओं व दर्शकों की ज़रूरतों के अनुरूप सेवाएं देना शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सार्वभौमिक पहुंच का सिद्धांत भारत में लोक सेवा प्रसारण के केंद्र बिंदु में है। दूरदर्शन का फ्री डिश प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी की डिजिटल पहल ने पहुंच को बढ़ाया है और ये सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक नागरिक तक विश्वसनीय समाचार, शिक्षा और मनोरंजन की पहुंच हो। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती का वेब्स ओटीटी नए डिजिटल सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में इस दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहा है। एशिया प्रशांत मीडिया परिदृश्य में चुनौतियों का उल्लेख करते हुए गौरव द्विवेदी ने कहा कि क्षेत्र गलत सूचनाओं, विश्वास में कमी, एआई के उदय, कर्मचारियों की कमी और काम के बोझ में वृद्धि से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने सभी तक पहुंच, संपादकीय संपूर्णता और तकनीकी नवाचार के सिद्धांतों को बनाए रखने का संकल्प दोहराया। द्विवेदी ने 400 प्रमुख प्रसारणकर्ताओं, नीति निर्माताओं, विनियमकों और मीडिया पेशेवरों को एक साथ लाने के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की सराहना की। And the digital newsroom masterclass, I believe, will equip our teams with the latest skills in digital journalism, data storytelling, and ethical reporting. As the media landscape evolves, the principle of universal access remains at the heart of public service broadcasting. In India, our DD Free Dish platform has brought free, high-quality television content to over 50 million households. प्रदेश में धान की रोपाई के बाद किसानों को आसानी से यूरिया उपलब्ध कराने और इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं।
इसी कड़ी में कृषि विभाग व मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने पानीपत जिले के समलखा अनाज मंडी में देर शाम 3 से 4 दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान समलखा में 3 से 4 दुकानों पर चेकिंग की गई। दुकान नंबर 1 पर जब टीम पहुंची तो काउंटर पर फर्म का मालिक के अनुसार 364 यूरिया बैग दिए गए हैं। रजिस्टर के पेज की कॉपी कृषि विभाग ने कब्जे में ले ली है। इस लिस्ट पर ना तो किसान के आधार नंबर और ना ही मोबाइल नंबर, पता और ना ही OTP लिखा पाया गया। ऐसे में दुकान पर कार्रवाई करते हुए मौके पर भी 136 यूरिया के बैगों को गायब पाया गया। टीम ने मामले को समलखा थाना पुलिस को कार्रवाई के लिए भेज दिया है। कृषि विभाग के क्वालिटी इंस्पेक्टर डॉक्टर अंकित दहिया ने बताया कि यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। बीज भंडार के संचालक को 2 दिन का नोटिस दिया जाएगा और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक किसान को तय समय पर यूरिया मिलना चाहिए। प्रदेश में किसी भी प्रकार से यूरिया की कमी नहीं है। हमने समलखा एरिया में कल चेकिंग की और पोस्ट मशीन की चेकिंग की और गोदामों की भी चेकिंग की और जिन जिन के खिलाफ जो जो अनियमितताएं पाई गई उनको हमने आज शोकोज नोटिस जारी कर दिया है उप निदेशक पानीपत की तरफ से। और अगर किसी भी प्रकार का संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है एज पर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 तो उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। CM फ्लाइंग टीम की तरफ से जो भी कार्रवाई की गई उसकी सूचना पुलिस स्टेशन समलखा में दे दी गई है और ये कार्रवाई जब तक किसानों को समस्या ना आई जारी रहेगी। नोडल ऑफिसर्स भी नियुक्त कर दिए गए हैं कि जो प्रॉपर विजिल है वो बनाए रखें और किसानों को कोई भी समस्या का सामना, खाद की समस्या का सामना ना करना पड़े। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि मानसून की सक्रियता से पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना बन रही है। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं को ना आने की वजह से मानसून की सक्रियता पिछले दिनों कम रही। अरब सागर से नमी वाली हवाओं के आने से उत्तरी हरियाणा व कल दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में अच्छी बारिश देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। इन दिनों में प्रदेश के कुछ एक ज़िलों में तेज़ बारिश भी हो सकती है। डॉक्टर मदन लाल ने बताया कि इन दिनों प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसानों को सलाह देते हुए मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बारिश के इस मौसम में फसलों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसानों को लगातार अपनी फसलों की निगरानी करते रहना चाहिए। फसलों में कीटों का प्रकोप होने पर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। हरियाणा में कहीं हल्की कहीं मध्यम और केवल मानसून में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना बनती है। तो इसी तरीके की बारिश रहेगी। कहीं हल्की बारिश है, कहीं मध्यम और कहीं तेज बारिश इन 2 दिनों के अंदर संभावना है। तापमान अभी पिछले 2 दिनों के अंदर तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी हुई थी। अभी 32-33 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। अगले 2 और 3 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री और गिरावट आने की संभावना है। किसान भाइयों को यही है कि क्योंकि अभी 2 दिन और बारिश की संभावना बन रही है हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों में और क्योंकि अभी बादलवाई भी रहेगी, हवाएं भी चलेगी और तापमान में अभी बदलाव है तो कीट और पतंगों का प्रकोप बढ़ सकता है। तो कीट और रोगों की निगरानी फसलों पर करते रहें और यदि कोई प्रकोप हो तो वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार मौसम साफ होने के बाद में ही वो स्प्रे वगैरह करें। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।